हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज ऋषभ, यू वाचिंग ऋषभ बीपीएससी। इस वाले लेक्चर में हम सब पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 की, और ये चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 में हम सब बात करेंगे सूक्ष्मजीव, मित्र एवं शत्रु, ये चैप्टर का नाम है। तो एक एक करके बात करेंगे और आपको मैं पूरा एक एक लाइन नहीं बताने वाला हूँ एनसीईआरटी में। आपको मैं जो इसके इंपॉर्टेंट तथ्य है जहाँ से आपका बीपीएससी प्रश्न पूछ सकता है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और आपको बहुत ही पढ़कर मजा आएगा। देखिए, आपको एनसीईआरटी करके इसलिए भी जाना चाहिए क्योंकि पिछले बार यानी 70वीं बीपीएससी में 24 में से 21 क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड था, यानी एनसीईआरटी से पूछा गया था। और कौन कौन से चैप्टर से पूछा गया है वो मैं प्रश्न जो है इसमें ऐड कर दूंगा, यानी जो भी आपका चैप्टर चलेगा उसमें मैं ऐड कर दूंगा ताकि आप सबको क्वेश्चन का भी आइडिया लग जाए और किस चैप्टर से पूछा गया है वो भी आपको पता चल जाए, ठीक है। और एक इन्फॉर्मेशन ये है कि 72 बीपीएससी का जो भी तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए सारा क्लास मैं अपने इस वाले यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल करवा दूंगा, चाहे वो पीटी का हो, मेंस का हो, ठीक है। आपको अच्छे ढंग से सारा क्लास अवेलेबल रहेगा। बस आपको टेस्ट सीरीज अगर लेना हो तो उसके लिए मैं 499 रखा हूँ प्राइस, और 499 में आप जैसे कि ये एनसीईआरटी वाला चैप्टर खत्म होगा तो उसके ऊपर जितने भी एमसीक्यूज हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे। और ये टेस्ट सीरीज जो है ये सिर्फ हिंदी भाषा में होगा क्योंकि मैं आपको हिंदी भाषा में ही पढ़ा पाऊंगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं इस वाली वीडियो की फिलहाल, और मैं नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो व्हाट्सअप नंबर है तो आप व्हाट्सअप कर लेंगे अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं और अभी से टेस्ट देना चाहते हैं, और जो 72 बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। चलिए ध्यानपूर्वक इस चैप्टर को समझेंगे। सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? तो आंखों से नहीं देखा जा सकता है, यानी सूक्ष्म जीव को आप अपने आंख से नहीं देख सकते हैं, इसको ही सूक्ष्म जीव कहा जाता है। जैसे ब्रेड पर उगने वाला कवक, कवक जो है ब्रेड पे उगता है, आप देखे होंगे रोटी को 2-3 दिन छोड़ दें तो उसके ऊपर व्हाइट व्हाइट स्पॉट आ जाता है, तो उसी को कवक बोलते हैं। तो कवक को हम सब नन्ही आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो कवक को किससे देखते हैं? आवर्धक लेंस की सहायता से देखते हैं, और इसी को क्या बोला जाता है? इसी को सूक्ष्म जीव बोला। एनसीईआरटी के अनुसार सूक्ष्म जीव को 4 मुख्य रूप में बांटा गया है: जीवाणु, कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ। तो आप सब सोच रहे होंगे क्या विषाणु जो है, वायरस है, वो सूक्ष्म जीव नहीं है? तो वो भी सूक्ष्म जीव है, लेकिन ये चारों जो है ये सूक्ष्म जीव है, वो अन्य प्रकार का सूक्ष्म जीव है जो कि इन चारों से भिन्न है, ठीक है। तो उसको भी हम सब सूक्ष्म जीव कहेंगे, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार सूक्ष्म जीव के 4 प्रकार हैं: जीवाणु, कवक, शैवाल और प्रोटोजोआ। इतना याद रखें। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछा कि वायरस सूक्ष्म जीव होते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे ढंग से समझाता हूँ। तो विषाणु भी सूक्ष्म जीव होते हैं, लेकिन ये अन्य सूक्ष्म जीव जो कि अभी आप 4 देखे उनसे थोड़ा सा अलग होता है। क्यों अलग होता है? तो विषाणु जो है ये अपना जनसंख्या ग्रोथ करने के लिए दूसरे पर डिपेंड होता है, यानी ये अगर निर्जीव चीज पे बैठा है तो विषाणु जो है जनसंख्या ग्रोथ नहीं कर सकता है, वो थोड़े देरों के बाद समाप्त हो जाएगा। लेकिन वही विषाणु अगर आप किसी भी सजीव में चले जाता है, फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 आया, कोरोना वायरस जो है वो हमारे शरीर में जैसे ही जाता था तो वो बहुत ज़्यादा जनसंख्या ग्रोथ करता था हम सबके शरीर के अंदर, क्योंकि उसको मिल गया एक जीवित चीज। मानव क्या है? जीवित चीज है। उसी प्रकार जीवाणु, पौधे, जंतु, इन सब में विषाणु अपनी जनसंख्या बढ़ाता है। तो वायरस इस प्रकार से ही बढ़ता है, यानी वायरस अपनी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए किसी सजीव चीज पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है, ठीक है। और विषाणु जो होता है वो कोविड-19 के थ्रू देखे कि कैसे फैल रहा था, तो फैल रहा था छिद्र से, जैसे कि नाक का छिद्र हो गया, माउथ से, ठीक है, किसी को टच करने से, खांसी सर्दी से। तो ये सब कुछ जो चीज है उससे ही विषाणु फैलता है। इतना आपको समझ में आ गया। विषाणु जनित रोग आपसे पूछा जा सकता है, तो विषाणु से होने वाले रोग हैं जुकाम, इन्फ्लुएंजा जिसको फ्लू बोलते हैं, अधिकतर खांसी, पोलियो एवं खसरा। प्रोटोजोआ जनित रोग जरूर याद रखें, अतिसार एवं मलेरिया, तो इसको एनसीईआरटी द्वारा लिखा गया है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखना। अभी यहाँ से थोड़ा सा आप पिक्चराइज कर लीजिए अपने माइंड मैप में। तो प्रोटोजोआ के उदाहरण है अमीबा और पैरामीशियम। पैरामीशियम चप्पल के आकार का होता है, देख ही सकते हैं, और अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। तो इन सब के बारे में बाद में हम सब डिटेल में पढ़ेंगे, बस आप क्लास 8 के एनसीईआरटी में देखेंगे तो इसको एक्चुअल में बताया गया है पिक्चर के माध्यम से, तो इसको थोड़ा याद रखेंगे। प्रोटोजोआ के उदाहरण क्या क्या हो गए? अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा का फोटो देख लीजिए, और पैरामीशियम जो चप्पल के आकार का है, स्लीपर के आकार का है, ठीक है। जीवाणु के प्रकार देख लीजिए, स्पाइरल जीवाणु और छड़नुमा जीवाणु, दोनों का पिक्चर में लगा दिया हूँ। थोड़ा सा आप आइडिया रखेंगे, फोटो इसलिए मैं लगा दे रहा हूँ। एनसीईआरटी का मतलब ही होता है आपको समझ विकसित करना, ठीक है। यहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चन भी आपको मैं याद करवा रहा हूँ, प्लस आपको पिक्चराइज भी करवा रहा हूँ कि एक्चुअल में कैसा क्या दिखता है। तो स्पाइरल जीवाणु जो होता है ये ऐसा दिख रहा है,
और गोल जो होता है गोल जीवाणु वो छड़नुमा जीवाणु कहलाता है। तो जीवाणु के प्रकार देख लीजिए, स्पाइरल और छड़नुमा। ये शैवाल हो गए जिसको एल्गी बोलते हैं। तो क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा इस प्रकार दिखता है, कजली, जो कि स्टोन वगैरह पे, पत्थर वगैरह पे जम जाता है, काफ़ी भारी भरकम ये होता है आपका कजली, ठीक है, इसको याद रखेंगे आप सब, जिसको काई बोलते हैं, एल्गी बोलते हैं। और क्लोमाइडोमोनास ऐसा दिखता है। तो दोनों शैवाल के उदाहरण है, इसको एकदम याद रखेंगे। ये स्पाइरोगायरा का यूज फूड में भी होता है, तो बाद में हम सब देखेंगे, 9th क्लास में है आपका ये, तो बाद में हम सब उसको पढ़ेंगे। तो कवक के भी प्रकार हैं, जैसे राइजोपस, ये ब्रेड मोल्ट है, जो ब्रेड पे उगने वाला कवक है उसको राइजोपस बोलते हैं। पेनिसिलियम हो गया, ऐसा दिखता है, और एस्परजिलस ऐसा दिखता है। ये तीनों कवक के प्रकार हैं, बस नाम से आप याद रखें, अगर ऐसा नाम आपको दिखेगा तो ये किसका टाइप है, कवक का। तो एनसीईआरटी से इसी प्रकार के प्रश्न बीपीएससी द्वारा बनाया जाता है। तो इनमें से कोई भी पूछ लेगा कि पेनिसिलियम क्या है, कवक है, जीवाणु है, विषाणु है, ऐसा अगर आ जाए तो ये एक्चुअल में फंगी है, कवक है। आइए आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म जीव कैसे होते हैं, ये आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं अपने आप से कि सूक्ष्म जीव कैसे होते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव, बहुकोशिकीय सूक्ष्म जीव, ठीक है। एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव का अगर उदाहरण पूछेगा तो जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ। वही बहुकोशिकीय के बारे में पूछेगा तो शैवाल एवं कवक, एकदम इसको याद रखना है आप सबको। अब सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं, तो बहुत बार ये कन्फ्यूजन होता है कि क्या सूक्ष्म जीव बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके में सर्वाइव कर पाएगा, या आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा कि ये बहुत ज़्यादा गर्मी वाले इलाके में सर्वाइव कर पाएगा। तो आप सब जान लें कि सूक्ष्म जीव जो है यह बर्फीली शीत से लेकर के उष्ण स्रोत तक हर स्थिति में पाए जाते हैं। यानी ये अधिक से अधिक ठंडे वाले स्थान पे भी पाया जा सकता है और अधिक से अधिक गर्म वाले स्थान पे भी पाया जा सकता है। यह मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं, मनुष्य एवं जंतु के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। तो मनुष्य का जो बड़ी आंत होता है उसमें से एक जगह होता है सीकम, सीकम में भी जीवाणु पाया जाता है, इसको इकोली बोलते हैं, एसिचीरिया कोली। जब हम सब पाचन तंत्र पढ़ेंगे तो उसके दौरान उसका अध्ययन करेंगे। तो मनुष्य के अंदर भी पाया जाता है। वो क्या करता है पता है, मनुष्य के अंदर जो जीवाणु पाया जाता है इकोली, वो विटामिन के और विटामिन बी12 का संश्लेषण करता है, ठीक है। तो वो हम सब पाचन तंत्र में पढ़ेंगे। देखिए कुछ सूक्ष्म जीव जो है वो अकेला भी रह सकता है और कुछ जो है सूक्ष्म जीव वो समूह में रहता है। तो अमीबा जो है यह सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है, और समूह में रहने वाला सूक्ष्म जीव है वो है कवक एवं जीवाणु, ठीक है, कवक एवं बैक्टीरिया। तो इतना समझ गए होंगे। अब हम सब बात करते हैं कि वर्तमान समय में सूक्ष्म जीव के उपयोग, और यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। तो सूक्ष्म जीव का उपयोग, तो सबसे पहले कार्बनिक अपशिष्ट। आप जानते हैं कि सब्जी के छिलके, जंतु अवशेष अगर आप एक गड्ढे में डाल देते हैं तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है और वो खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जीवाणु जो है वो अपघटन प्रक्रिया द्वारा इसको समाप्त कर देता है, इस अपशिष्ट को गला देता है। तो ये क्वेश्चन 70 बीपीएससी में आ चुका था, क्वेश्चन मैं भी आपको दिखाने वाला हूं, और शायद पिछले वीडियो में भी आपको ये वाला क्वेश्चन मैं दिखाया था। दही में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है, जो कि दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। तो दही में लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है। इसके अलावा कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने के लिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, उसमें भी सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है, उसमें भी जीवाणु का उपयोग किया जाता है। वो अभी हम सब लास्ट में नाइट्रोजन चक्र पढ़ेंगे इस वाले चैप्टर का, तो उस टाइम जानेंगे। तो सूक्ष्म जीव के उपयोग में आपको बता रहा हूं, कार्बनिक अपशिष्ट, जो भी आपका अपशिष्ट होता है, चाहे वो पेड़ से हो चाहे वो आपका जंतु से हो, वो सब अपघटित होकर जीवाणु द्वारा किया जाता है। दही बनाने की प्रक्रिया में सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है। इसके अलावा सूक्ष्म जीव का उपयोग नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी होता है। बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ से एक टर्म याद रखेंगे, अभी मैं बता रहा हूँ, जैसे कि जौ हो गया, गेहूं हो गया, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा, शर्करा को चीनी बोलते हैं। तो प्राकृतिक चीनी में ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पे भी सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। तो एक क्वेश्चन आप याद रखेंगे, एक टर्म जो है वो याद रखेंगे, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम क्या है, किण्वन, ठीक है। तो किण्वन के खोजकर्ता थे लुई पास्चर, 1857 में इन्होंने खोजा था। इस किण्वन द्वारा क्या होता है, तो चावल और फल हो गया, गेहूं हो गया, उसमें जो प्राकृतिक शर्करा पाया जाता है, इन सब में जो प्राकृतिक नेचुरली चीनी पाया जाता है, उसको खमीर के रूप में बदलना ईस्ट द्वारा होता है, और इस प्रक्रिया को हम सब क्या बोलते हैं, किण्वन बोलते हैं। बस इतना याद रखिए। सूक्ष्म जीव का औषधीय उपयोग, वर्तमान में सूक्ष्म जीव से यानी जीवाणु और कवक से
भारी मात्रा में मेडिसिन बनाया जाता है। आप जो एंटीबायोटिक खाते हैं उसमें ज़्यादातर एंटीबायोटिक जो है वो जीवाणु से प्राप्त होता है, जीवाणु से बनाया जाता है। तो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीव को नष्ट करने के लिए जीवाणु और कवक से प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक बनाई जाती है। तो देखिए जीवाणु और कवक के फायदे भी हैं, लेकिन विषाणु के विषय में अगर पूछेगा तो विषाणु सिर्फ रोग ही करता है, उसका कोई फायदा वगैरह नहीं है, एकदम याद रखिएगा उसको। तो जीवाणु और कवक का जो उपयोग किया जाता है वो एंटीबायोटिक बनाने में किया जाता है, और कुछ एंटीबायोटिक का नाम आप जरूर याद रखिए। तो जीवाणु और कवक से अनेक एंटीबायोटिक बनाए जाते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन, ये तीनों उदाहरण है। तो उदाहरण से बहुत बार प्रश्न बीपीएससी पूछती है, तो इन तीनों को आप अंडरलाइन कर लीजिए और लिख लीजिए बगल में कि ये एंटीबायोटिक है। इसका पीडीएफ मैं ऑलरेडी आपको बताऊंगा लास्ट में कि आप कैसे प्राप्त करेंगे। तो जीवाणु और कवक से अनेक एंटीबायोटिक बनाए जाते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। ये क्या है, एक मेडिसिन है, एंटीबायोटिक है। सर्दी जुकाम एवं फ्लू में एंटीबायोटिक प्रभावशाली नहीं होता है। तो कभी भी सर्दी जुकाम फ्लू हो उसमें आप एंटीबायोटिक प्रभावशाली क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये सारे रोग विषाणु द्वारा होते हैं। 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का परीक्षण, ये एनसीईआरटी एक अलग चार्ट में दर्शाई थी, तो मैं आपको बता देता हूं। 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा एक परीक्षण किया जा रहा था। जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन का प्रयोग कर रहे थे। तो संवर्धन में यह पता चला कि तस्करी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकता है। देखिए जीवाणु में भी लाभदायक जीवाणु भी होता है और हानिकारक जीवाणु भी होता है। तो हानिकारक जीवाणु की वृद्धि को रोकने का काम फफूंद कर रहा था, और तभी इनके द्वारा यानी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई। और पेनिसिलिन जो है पहला जो है वैक्सीन था। तो आपसे पूछेगा कि पेनिसिलिन कैसे बना है, तो पेनिसिलिन बना था फफूंद से, ठीक है। फफूंद समझते हैं, इसको कवक बोल सकते हैं आप सब। तो 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा पेनिसिलिन नामक एक एंटीबायोटिक बनाया गया था। तो इसको आप सब याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं वैक्सीन। सभी लोगों ने वैक्सीन का टीका लगाया होगा, ठीक है, चाहे वो कोवैक्सीन लगाया हो या कोविशील्ड लगाया हो। तो वैक्सीन क्या होता है, तो जब रोगकारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर एंटीबॉडी उत्पन्न करता है। जब प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है तो रोगकारक सूक्ष्मजीव से हमारी सुरक्षा होती है। इस प्रकार वैक्सीन कार्य करता है। अब मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। देखिए जैसे ही कोरोना वायरस आपके शरीर में गया, ठीक है, तो आपका शरीर ऑटोमेटिकली एक एंटीबॉडी बनाएगा। एंटीबॉडी का क्या काम है, उस कोरोना वायरस से लड़ने का। तो बूढ़े व्यक्ति में क्या होता था, एंटीबॉडी जो है वो सही ढंग से लड़ नहीं पाता था और विषाणु बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता था। आपको मैं अभी पढ़ाया अभी कि विषाणु आपके मतलब जो सजीव चीज होता है उस पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि करता है, तो बूढ़े लोगों का मृत्यु हो जाता था। लेकिन वहीं जवान की बात करें तो आपका जो प्रतिरक्षी तंत्र है, एंटीबॉडी है, वो कोविड को हरा देता था, मतलब धीरे धीरे उसकी जनसंख्या को खत्म कर देता था आपका एंटीबॉडी, और आप जीवित बच जाते थे कोरोना वायरस में। इसलिए कोविड-19 जब आया था तो आप सब देखे होंगे कि बूढ़े लोगों का ज्यादा मृत्यु हुआ था, जबकि जवान व्यक्ति का कम मृत्यु हुआ था। रीजन यही है, हम सबका यानी जवान व्यक्ति का प्रतिरक्षी तंत्र जो है वो मजबूत था, वो कोविड को हरा देता था, जबकि बूढ़े लोगों का एंटीबॉडी बहुत कमजोर था, वो उसमें कोरोना वायरस जीत जाता था, इसलिए बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। तो ये बात आपको समझ में आ गया। अब वैक्सीन को समझाता हूं मैं। तो एंटीबॉडी आप सब समझ गए। जब किसी भी मनुष्य के शरीर में विषाणु आता है, कोरोना वायरस एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिया, तो आपका जो बॉडी है वो ऑटोमेटिकली जो है एंटीबॉडी बनाता है, और एंटीबॉडी जो है कोरोना से लड़ता है, और इस एंटीबॉडी को जो सपोर्ट करता है वो वैक्सीन करता है। तो वैक्सीन कोई मेडिसिन नहीं है, ये मत समझिएगा कि वैक्सीन मेडिसिन है, ठीक है। इसको खाएंगे या इसको लगवाएंगे तो ये जो है कि आपके शरीर में कोरोना वायरस नहीं होगा, ये बहुत ही गलत फहमी है। तो वैक्सीन का कार्य बस इतना है कि वो आपके एंटीबॉडी को और ज़्यादा मजबूत करेगा ताकि आप कोविड-19 से लड़ सके। तो वैक्सीन लेने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आपको वायरस जो है वो प्रभावित नहीं कर सकता है, इफेक्ट नहीं कर सकता है, कर सकता है, लेकिन आप उससे लड़ लेंगे। और उसको लड़ने में कौन हेल्प करेगा, तो यही वैक्सीन हेल्प करेगा। इसी को वैक्सीन बोलते हैं, जिसको आप टीका बोलते हैं। तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। पोलियो ड्रॉप एक प्रकार का वैक्सीन है, आप सबको पता है, 5 साल से कम उम्र या 5 साल तक के बच्चे को दिया जाता है। तो पोलियो काफी भारी मात्रा में, पोलियो का वैक्सीन बनाने में 50 वर्ष से भी ज्यादा लगे थे। तो इसको बोलते हैं वैक्सीन। आई होप कि आप सबका क्लियर हो गया होगा। और एक बात है मैं बता रहा हूं,
तो जब हम सब साइंस का प्रॉपर क्लास स्टार्ट करेंगे जिसमें आपको पूरा साइंस कवर किया जाएगा, वहाँ मैं वैक्सीन आपको अच्छे ढंग से समझाऊंगा, पर वो सब अभी क्लास में लेट है। फिलहाल एनसीईआरटी कर लेते हैं ताकि आप सबका 71वां बीपीएससी और आगे जितने भी आप बीपीएससी के एग्जाम दें एनसीईआरटी के प्रश्न ना छूटे, ये मेरा मोटिव है। मिट्टी की उर्वरता में भी सूक्ष्मजीव हेल्प करता है। तो कुछ जीवाणु एवं नील हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकता है और इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है और उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। जीवाणु द्वारा अपशिष्ट का अपघटन करके पर्यावरण का शुद्धिकरण किया जाता है। तो जीवाणु भी एक सूक्ष्म जीव है और यही प्रश्न 70 बीपीएससी पीटी में पूछा गया था, आप देख सकते हैं बगल में। सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपघटन, यानी ए नंबर। तो इसको याद रखना है। इसी टाइप का प्रश्न बीपीएससी बार बार पूछती है, तो जहां जहां पूछा गया प्रश्न है एनसीईआरटी से वो मैं आपको बताते चले जाऊंगा। तो ये थे कुछ सूक्ष्म जीव के फायदे, नुकसान भी है सूक्ष्म जीव के, उसके ऊपर भी बात कर। तो सूक्ष्म जीव में जीवाणु, कवक, उसके फायदे भी हैं तो उसके नुकसान भी है, लेकिन विषाणु जो होता है, वायरस जो होता है, उसके कोई फायदे नहीं है, उसके सिर्फ नुकसान ही नुकसान होते हैं। आइए बात करते हैं हानिकारक सूक्ष्म जीव के बारे में। तो एक टर्म है संचरणीय रोग। ये क्या होता है? तो सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन द्वारा फैलता है, उसको संचरणीय रोग बोलते हैं। जैसे हैजा हो गया, सामान्य सर्दी जुकाम हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, क्षय रोग हो गया जिसको आप टीबी बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस। रोग वाहक का उदाहरण, अगर रोग वाहक पूछेगा तो घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी क्या करता है आप सब देखते होंगे, जाती है, ये गंदे संदे इलाके में बैठेगी और फिर आपके भोजन पे बैठ जाएगी, आपके शरीर पे बैठ जाएगी, जिससे कि आप बीमार पड़ते हैं। तो इसको रोग वाहक बोलते हैं, जो दूसरे जगह से गंदगी उठा करके आपके घर के अंदर जमा कर दे, आपके शरीर को दूषित कर दे, आपके फूड को दूषित कर दे, इसी को रोग वाहक बोलते हैं। और रोग वाहक का उदाहरण है घरेलू मक्खी। मच्छर प्लेडोमीडियम जो है ये मलेरिया परजीवी का वाहक है। तो मलेरिया होता है इसी वाले मच्छर से, और मादा एडीज मच्छर से होता है डेंगू का वायरस। ठीक है, तो डेंगू के वायरस का वाहक कौन है? मादा एडीज मच्छर, और मच्छर प्लेजोडियम है मलेरिया परजीवी। एंथ्रेक्स भी एक बीमारी है जो कि सूक्ष्म जीव से होता है, जीवाणु से होता है। तो मनुष्य का मवेशी में होने वाले भयानक रोग, यानी मनुष्य और मवेशी में होने वाले भयानक रोग जो है ये जीवाणु द्वारा होता है, एंथ्रेक्स याद रखेंगे। गाय में खुर एवं मुंह का रोग जो होता है ये विषाणु द्वारा होता है, तो ये भी सूक्ष्म जीव द्वारा होता है। सूक्ष्म जीव द्वारा पौधे में भी कुछ सामान्य रोग होते हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, ये एनसीईआरटी द्वारा मस्त से चार्ट बना करके दिया गया है, तो वो मैं आपको अवेलेबल करवा दिया। तो नींबू कैंकर ये जीवाणु से होता है, वायु के कारण होता है। ठीक है, गेहूं की रस्ट ये कवक के कारण होता है, वायु एवं बीज में हो जाता है। ठीक है, संचरण का तरीका। भिंडी की पीत विषाणु द्वारा होता है, कीट के माध्यम से होता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ये सारे जितने भी रोग हैं, कुछ समान रोग, ये पौधे में होते हैं, और मनुष्य और जंतु में भी बहुत सारा रोग होता है सूक्ष्म जीव से। उसका भी एक शानदार सा चार्ट है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूं। मानव रोग की बात करें तो क्षय रोग हो गया, हैजा हो गया या टाइफाइड हो गया, ये जीवाणु से होता है। पर संचरण का तरीका जो है, फैलने का तरीका जो है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, अलग अलग होता है। क्षय रोग ये वायु से फैलता है, हैजा जो है ये जल एवं भोजन से फैलता है, वहीं टाइफाइड जो है ये जल से फैलता है। मलेरिया अगर पूछेगा तो ये जीवाणु विषाणु से नहीं होता है, काफी बार पूछ लिया जाता है। तो मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ से होता है और मच्छर से होता है, अभी हम सब देखे ही, तो मच्छर से ये फैलता है। मानव रोग में खसरा हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, पोलियो हो गया या हेपेटाइटिस बी हो गया, ये सारे रोग जो है ये वायरस से होता है, यानी विषाणु से होता है। खसरा जो है ये जो फैलेगा वायु से, चिकन पॉक्स वायु या सीधे संपर्क में आने से फैल जाता है, पोलियो जो है ये वायु और जल से फैलता है, वहीं हेपेटाइटिस बी की बात करें तो ये जल से फैलता है। तो जब एनसीईआरटी आप ऐसे पढ़ेंगे, जिसका निचोड़ में निकाल करके आप सबके समक्ष रख रहा हूं, आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, इसलिए आप सब ध्यान लगा के पढ़ा करें। एनसीईआरटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैं जितने भी चैप्टर का अध्ययन कर लिया हूं, उसमें सारे चैप्टर से बीपीएससी प्रश्न पूछी है, किसी ना किसी साल में पूछी है, इसलिए महत्वपूर्ण है। चलिए बात करते हैं अभी सूक्ष्मजीव के बारे में। और तो अभी तक तो हम सब देख रहे थे कि सूक्ष्मजीव है ये खाना वगैरह को दूषित कर देता है, लेकिन सूक्ष्मजीव से आप अपने फूड को कैसे बचाएंगे, तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी द्वारा पॉइंट आउट किया गया है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो सूक्ष्मजीव से बचाव के लिए खाद्य परिरक्षण, ठीक है, तो रासायनिक उपयोग। देखिए, नमक एवं खाद जो होता है, नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग, खाद्य तेल का मतलब होता है खाने वाला तेल, जैसे सरसों तेल आप बोल सकते हैं,
कोकोनट ऑयल बोल सकते हैं, ये जो भी है ये खाने योग्य तेल है। तो नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, इसे परिरक्षक कहते हैं। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण है सोडियम बेंजोएट एवं सोडियम मेटाबाइसल्फाइट, ये परिरक्षक है जिसका उपयोग जैम एवं स्क्वैश में किया जाता है। जैम आप देखे होंगे तो काफी समय तक कैसे वो रह जाता है, आप सब देखे होंगे, काफी समय तक वो खराब नहीं होता है, जैम वगैरह, अचार वगैरह। तो उन सब में जैम में सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइट इसका यूज किया जाता है। अब नमक द्वारा परीक्षण, तो मांस तथा मछली में जीवाणु की वृद्धि को रोकने के लिए सूखा नमक का प्रयोग करते हैं। फिश में आप सब देखते होंगे हल्दी नमक लगा दिया जाता है, तो इससे जीवाणु रुक जाता है। चीनी द्वारा परिरक्षण भी याद रखेंगे, जैसे जैम, जेली एवं स्क्वैश का परिरक्षण, तो उसमें चीनी डाल दिया जाता है, तो चीनी यूज करने से क्या होता है, जीवाणु का वृद्धि रुक जाता है। तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण, आप देखते होंगे हम सबके घरों में अचार जो होता है जिसमें भारी मात्रा में विटामिन सी रहता है, अचार काफी दिनों से रह जाता है, 1 साल 1.5 साल तक भी चल जाता है और वो खराब नहीं होता है। इसके पीछे क्या रीजन है, इसके पीछे यही रीजन है कि उसमें हम सब तेल और सिरका का यूज करते हैं, नमक वगैरह का भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, उससे जीवाणु जो है वो ग्रोथ नहीं कर पाता है, जीवाणु जो है वो अपनी जनसंख्या को नहीं बढ़ा सकता है। ठीक है, तो इस वजह से अचार जो है बहुत समय तक चल सकता है, खराब नहीं होता है। पाश्चीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीपीएससी इस पे प्रश्न भी की है। तो पाश्चीकरण क्या होता है, पाश्चीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि यह सूक्ष्म जीव से मुक्त होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं और फिर एकाएक ठंडा कर इसका भंडारण कर लेते हैं। यानी 70 डिग्री पे खौला दिए दूध को, उसको तुरंत रेफ्रिजरेटर में रख लिए, उसको ठंडा कर लिए अचानक से, इसी प्रक्रिया को पाश्चीकरण कहते हैं और इसकी खोज लुई पाश्चर ने किया था। इससे दूध खराब नहीं होता है, याद रखें। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ये लास्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का, इसको समझते हैं। तो पिछले वाले चैप्टर में मैं आपको बताया था कि दलहन का जो पौधा होता है उसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, उसमें हेल्प करता है राइजोबियम जीवाणु, तो यहाँ भी सूक्ष्म जीव हेल्प करता है। नाइट्रोजन चक्र, इसको समझते हैं। तो वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है और सबसे ज़्यादा यही नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन सभी सजीव के लिए आवश्यक संगठन है जो प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन में उपस्थित होता है। पौधे और जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते हैं, तो सीधा जो है आप नाइट्रोजन गैस जो है वो जंतु और पौधे द्वारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। तो मिट्टी में उपस्थित जीवाणु, जिसका नाम आप देख सकते हैं ऊपर में है राइजोबियम, तो मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नील हरित शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है और नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पे यौगिक कर लेंगे, ठीक है, कंपाउंड बनाता है और उसी कंपाउंड का यूज पेड़ पौधे द्वारा किया जाता है। तो नाइट्रोजन सीधे पेड़ और जंतु जो है वो नहीं ले सकता है, तो पेड़ कैसे लेगा, तो पेड़ के जड़ों में पाया जाता है सूक्ष्म जीव, उसका नाम है राइजोबियम और ये राइजोबियम जीवाणु जो है ये नाइट्रोजन को स्थिर करता है जड़ों में और ये नाइट्रोजन स्थिर होने के बाद नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित होता है, कंपाउंड बनाता है और उसी कंपाउंड का यूज जो है पेड़ करता है। ठीक है, ये पॉइंट एकदम याद रखिएगा। कौन सा जीवाणु, राइजोबियम जीवाणु, और कैसे ये प्रक्रिया चलता है इसको आप सब देख लिए। नाइट्रोजन यौगिक, पौधे इसका उपयोग मिट्टी में जड़ तंत्र द्वारा करते हैं और जब पौधा मर जाता है तो वापस नाइट्रोजन यौगिक जो है उसको परिवर्तित कर देता है नाइट्रोजन में और नाइट्रोजन जो कि वातावरण में पाया जाता है नाइट्रोजन गैस के रूप में। तो ये था सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। तो ये पूरा चैप्टर मैं आपको पढ़ा दिया अच्छे ढंग से, जो भी इसमें टर्म था वो मैं आपको बता दिया। अब इसके ऊपर अगर आपको MCQs बनाना है, क्योंकि आपका 72 बीपीएससी के लिए फुल फ्लेजेड तैयारी, जिसका मैं एक अलग से वीडियो भी लाऊंगा, फुल फ्लेजेड तैयारी करवा रहा हूँ। ठीक है, पीटी हो मेंस हो, तो उसमें मेंस और पीटी का सारा क्लास हमारे इस पे अवेलेबल रहेगा, लेकिन मेंस का टेस्ट सीरीज हो या फिर पीटी का टेस्ट सीरीज हो, वो उसके लिए आप सबको टेस्ट सीरीज लेना पड़ेगा। जैसे कि आप एनसीईआरटी क्लास कर रहे हैं, इस चैप्टर का MCQ चाहते हैं तो PDF फॉर्मेट में चाहते हैं, तो वो PDF फॉर्मेट में मैं आपको MCQ प्रोवाइड कर दूंगा। तो उसके लिए मैं एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आप सबको, थोड़ा सा आप 2-3 मिनट समय दे दें, वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या कैसे कैसे इसका प्रोसेस रहेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन है, हमारा सारा जो टेस्ट सीरीज है, क्लास है, वो हिंदी भाषा में होगा 72 बीपीएससी के लिए और हमारे इसी वाले चैनल पे होगा ऋषभ बीपीएससी। क्लास स्टार्ट 10 जुलाई 2025 से है और ये सब उसी क्लास का भाग है जो कि मैं एनसीईआरटी सीरीज के रूप में आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। क्या है क्लास में, तो एनसीईआरटी साइंस होगा ही, अभी साइंस चल ही रहा है, क्लास 8, 9, 10 का चलेगा। ज्योग्राफी 6 से 12 तक चलेगा।
8 सब्जेक्ट आपका कवर किया जाएगा, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी जहाँ जहाँ मेंस है वहाँ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ाया जाएगा, जिसमें हिस्ट्री, मैथ रीजनिंग तो ऑब्वियस सी बात है उसमें DI आ जाएगा मेंस में, और 10 क्वेश्चन तो बीपीएससी पूछती है, अलग से आपको बताया जाएगा। करंट अफेयर्स पूरा इंडिया, इंटरनेशनल और बिहार का कवर किया जाएगा। ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स बिहार स्पेशल। साइंस के 5 विषय पढ़ाए जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट, और मेंस का नोट्स प्लस क्लास इसमें शामिल रहेगा। तो पहला बात ये क्लास का हो गया, ये सब क्लास का ही भाग है, इसका PDF वगैरह आपको सब कुछ फ्री मिलेगा, बस आपका टेस्ट के लिए अलग से पे करना है, वो भी मैं बता रहा हूँ आप सबको। NCERT टेस्ट, अब इस टेस्ट वाला सेक्शन में आ जाते हैं, ठीक है। तो टेस्ट में क्या मिलेगा, तो NCERT टेस्ट चैप्टर वाइज MCQ, जैसे कि अभी तक मैं ये वाला वीडियो खत्म करूंगा जैसे ही, तो 2 क्लास आपका NCERT का हो गया, साइंस का क्लास 8 का। इन 2 क्लास के ऊपर जो भी MCQs बनेंगे आपके एग्जाम के लिए वो आपको मिलेगा। इसके अलावा आपका जिसमें साइंस की क्लास 8, 9, 10 और भूगोल के क्लास 6 से लेकर के 12 के सभी चैप्टर पर आधारित MCQ टेस्ट रहेगा, अलग अलग सारे चैप्टर के ऊपर MCQ टेस्ट रहेगा। इसके अलावा 6 कोर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लेंगे, ठीक है। तो 6 कोर सब्जेक्ट जो है हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और बिहार स्पेशल, इन सब का क्लास होगा। जैसे हिस्ट्री का मैं पहला चैप्टर आपको अच्छे ढंग से पढ़ा दिया, यूरोपीय कंपनी का आगमन, उससे रिलेटेड जितने भी MCQ हैं इंपॉर्टेंट वो आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम सब कंप्लीट करेंगे। करंट अफेयर्स के लिए आपको वीकली करंट अफेयर्स क्लास मिलेगा, प्लस वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट भी मिलेगा, इतना आप याद रखेंगे। मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग और मॉडल आंसर, आपको मैं मेंस का क्वेश्चन आंसर दूंगा, क्योंकि आप अभी से लिखेंगे तभी 72 BPSC में आप मेंस में अच्छा कर सकेंगे। तो मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग करेंगे, तो ये इसका मॉडल आंसर मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि आप सबको समझने में दिक्कत ना हो। टेस्ट फी रखा गया है 499, इसमें आपको इतने सारे टेस्ट मिलेंगे, टेस्ट का PDF मिलेगा, हिंदी भाषा में है, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं। तो टेस्ट फी है 499, वैलिडिटी दिसंबर 2028 तक, यानी आप 26, 27, 28 3 साल इसका वैलिडिटी रहेगा। आप सारे नोट्स का उपयोग कर सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वो कॉल नंबर नहीं है, तो आप सबको कॉल नहीं करना है, इस पर आप व्हाट्सएप करें, डायरेक्टली मेरे से बात हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर व्हाट्सएप करेंगे, आपको सारा इन्फॉर्मेशन वापस से दे दिया जाएगा। तो अगर आप अभी से फुल फ्लेजेड 72 BPSC के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आप अभी से जुड़ सकते हैं, और इसका क्लास आप बिल्कुल फ्री रहेगा। जिसको क्लास देखना है, टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करना है, वो मत कीजिए, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये है कि आप क्लास करेंगे, MCQ बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। MCQ बनाने से क्या होता है कि डेली प्रैक्टिस होता है, और आपका क्लास भी होगा, प्रैक्टिस भी होगा, तो ये ज़्यादा होगा। और 499 में आप 3 साल के लिए पढ़ पा रहे हैं, तो ये कोई ज़्यादा बड़ा रेट है नहीं, ज़्यादा बड़ा फी है नहीं। इसके अलावा अगर आप ये 499 वाला ले लेते हैं, 72 BPSC से जुड़ जाते हैं, तो आपको इसमें 71वीं BPSC PT का जो 22 फुल लेंथ टेस्ट में करवा रहा हूँ वो आपको इसमें ही मिल जाएगा, आपको अलग से पे करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग 71वीं BPSC अभी देंगे प्रीलिम्स, तो उनके लिए मैं 22 फुल लेंथ टेस्ट ले रहा हूँ, जिसका टेस्ट 3 जो है वो कल आ जाएगा। तो आप अगर टेस्ट देना चाहते हैं तो आप 71st BPSC PT का टेस्ट, सिर्फ BPSC PT का टेस्ट ले सकते हैं। उसका प्राइस 200 रुपीज़ है, जिसमें आपको 22 फुल लेंथ टेस्ट करवाया जाएगा। अगर वो टेस्ट आप देंगे तो आपका एग्जाम बेहतर चले जाएगा और आपका एक प्रैक्टिस हो जाएगा। लेकिन उसी में अगर आप 300 प्लस ऐड कर देंगे तो उसमें आपको 72 BPSC का भी मिल जाएगा, 71 BPSC का भी मिल जाएगा, तो दोनों चॉइस आपके पास है। चलिए, तो ये था आपका पेड कोर्स का, मैं सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया। बार बार एक ही क्लास में आपको इसका इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा टेस्ट सीरीज के ऊपर, तो आप सब समझ लेंगे, यही बात प्रमुख करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।